हाय एवरीवन। इंडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों की। तो दोनों चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो इस चैप्टर को भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में अपने को एक्सपर्ट बनना है, मतलब सारे टाइप के सवाल सोल्व हो जाए हमसे। तो कब कब ऐसा होगा, क्या क्या पॉइंट्स जो है हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना सीखें। मतलब आपको नहीं आता तो पहले डायग्राम ड्रॉ करना सीख लें आप। तो कौन कौन से कर्व का डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए हमें। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये कुछ है इंपॉर्टेंट कर्व जो हमें ड्रॉ करने आने चाहिए। इसकी इक्वेशन गिवन होगी तो बिना डायग्राम के हम जो एरिया है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो डायग्राम बनाना सबसे पहला स्टेप होगा। तो वो नहीं आता तो सबसे पहले वो सीख ले कि लाइन ड्रॉ करनी कैसे है, सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देन उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, पैराबोला एंड एलिप्स, ये सारे डायग्राम आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ हो गए तो फिर हमें सवाल में जो पूछा गया बाउंडेड रीजन है या रिक्वायर्ड रीजन है वो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। मतलब कौन सा रीजन है जो हमें पूछा गया है वो आइडेंटिफाई कैसे करें। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा जब हम सवाल सोल्व करेंगे। तो वो पता लग गया, फिर उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखना। तो लिमिट्स लगाना सीखना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी, और लिमिट जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिखेंगे। मान लो हमें बाउंडेड रीजन के अंदर x की लिमिट पता है कि x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक ये बाउंडेड रीजन बन रहा है। तो x की लिमिट लेंगे तो यहाँ पे हम y डॉट डी एक्स लिखेंगे, है ना। x की लिमिट लेने पे यहाँ पे x की वैल्यू ली तो y डॉट डी एक्स लिखेंगे, और y मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। x को इंटीग्रेट करके फिर x की लिमिट लगा देंगे। मान लीजिए कुछ डायग्राम इस तरह का बना है या बाउंडेड रीजन कुछ इस तरह का आया है कि वहां पे हम x की जो लिमिट है फाइंड आउट नहीं कर पा रहे या थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो उस सिचुएशन में हम y की लिमिट लगा देंगे। y इक्वल टू ए से यदि y इक्वल टू बी की लिमिट हमने ली है तो वहां पे हम y डॉट डी एक्स नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा। क्या लेंगे, x डॉट डी वाई लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे y की एक्सप्रेशन आएगा और dy के साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे और बाद में लिमिट लगा देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से पता हो तो आप फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर से। मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि 2 और 3 नंबर के सवाल स्किप हो जाए, 4 नंबर का ही एक सवाल पूछा जाए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो 2 और 3 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे तो वो बहुत बेसिक पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला सवाल ही देखें हम, तो ये काफी बेसिक सा सवाल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, है ना। सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें डायग्राम बनाना है यहाँ पे किसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का। तो ये एक पैराबोला है। तो पहले तो हमें इक्वेशन को देख के ये पहचानना बने पड़ेगा कि कौन सा कर्व बन रहा है ना। तो ये पैराबोला बन गया ना, जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या कर्व दे रखे हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो यहाँ x इक्वल टू 2 की लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन बनेगी, x इक्वल टू 4 भी लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है जी, ये हो गया। एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया x एक्सिस। और कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो देखो, अब बाउंडेड रीजन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, जो भी रीजन आपको लगता है, जैसे मुझे लगा कि ये रीजन हो सकता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना पेन रखा और देखा चारों तरफ से कि ये जो पॉइंट रखा है, पॉइंट मैंने बनाया है, क्या ये सारे यहाँ पे जो कर्व दे रखे हैं उन सबसे बाउंडेड है कि नहीं। तो देखो, ये पॉइंट इधर x इक्वल टू 4 से बाउंडेड है, इधर x इक्वल टू 2 से बाउंडेड है, ऊपर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x से बाउंडेड है और नीचे x एक्सिस से बाउंडेड है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। तो ये हमारा बाउंडेड हो गया। कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि उनको लगे कि ये भी तो क्लोज रीजन दिख रहा है, ये बाउंडेड क्यों नहीं होगा इन सारे कर्व से। तो देखो, ये जो पॉइंट रखा इसके अंदर,
ये x इक्वल टू 2 से बाउंडेड है, ऊपर किससे बाउंडेड है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x से बाउंडेड है, नीचे x एक्सिस से भी बाउंडेड है, बट ये x इक्वल टू 4 से बाउंडेड नहीं है ना। तो इस रीजन को हम नहीं ले सकते। मैंने जो यहाँ पे पिंक कलर किया है, ये रीजन हमारा बाउंडेड रीजन नहीं हो सकता। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा रीजन होगा कौन सा नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, समझ में आई क्या बात? आपको अपना पेन रखना है वहां पे और चेक करना है कि चारों तरफ से ये बाउंडेड है कि नहीं। जो जितने भी कर्व हमें दे रखे हैं सवाल के अंदर, उन सब से बाउंडेड होना चाहिए, वो उन सब से बाउंडेड होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 से लेके 4 पता है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? लिमिट हमें x की पता है बहुत इजीली, 2 से 4, तो यहाँ पे मैंने लिमिट लगाई 2 से 4, तो लिमिट x की लगी है, तो क्या लिखेंगे? y डॉट dx लिख देंगे। ठीक है, y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बताओ? 2 से 4, y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करेंगे, डेफिनेट की मदद से लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 3 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 लिखी हुई है ना, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट है 2 से 4। ठीक, ये 3/2 इससे डिवाइड होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2। लिमिट लगाएं अपर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक, 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 8 है ना। 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से ये पावर 1/2 कट गई तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा? 2√2 आ जाएगा। तो ये हो गया 16 माइनस 4√2। एरिया पूछा है तो लास्ट में लिमिट मतलब यूनिट लगाना ना भूले, स्क्वायर यूनिट्स ये भी लगा दे, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल है, तो ये 2 नंबर या 3 नंबर में सवाल पूछा जा सकते हैं। और क्या सवाल पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर में? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ओनली एलिप्स से बाउंडेड एरिया पूछे, और सर्कल से भी पूछा जा सकता है ना। एलिप्स का कर लेंगे तो सर्कल का तो उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो आप सभी को पता होगा कि इसमें एलिप्स के अंदर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है स्टैंडर्ड फॉर्म में। a बड़ा हो b से तब तो जो एलिप्स बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, b बड़ा हो तो वर्टिकल एलिप्स बनता है। तो इस तरह का तो डायग्राम बन गया इसका। अब इससे बाउंडेड पूछा है हमें एरिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा ना इससे। कहीं पे भी पॉइंट रख के देखो, ये पूरा का पूरा इसकी जो ये है सरफेस ये वाली, जहां से बाउंडेड ये होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए। अब देखो ये है जो कर्व दे रखा है, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। तो हम क्यों ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट कर लें और उसका 4 गुना कर दें, क्योंकि जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्या उतना ही सेकंड में होगा, क्या उतना ही थर्ड में होगा, क्या उतना ही फोर्थ में होगा। क्या सिमेट्रिक अबाउट एक्स और वाई एक्सिस दोनों है। देखो एक्स को -x से बदलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाई को -x से बदलो तो भी इस कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड आउट कर ले और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे ये भी तो लिखना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 रखे तो x क्या आ रहा है? 2, तो ये आ गया 2,0, ये है 0,3 है ना। इसको मैं o नाम दे दूं, इसको a और इसको b, तो 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB। OAB का एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x की लिमिट 0 से 2 जा रही है, y की भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। y की लोगे तो 0 से 3, x की लिमिट ली तो यहाँ क्या लिखेंगे? y डॉट dx लिख देंगे। 4 इंटू 0 से 2, y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से निकालना पड़ेगा अपने को सोल्व करके, तो यहाँ से सोल्व करके साइड में निकाल लेंगे हम। x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1 है,
तो वाई स्क्वायर बाई 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। वाई स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूँ इधर और एलसीएम ले लूँ तो 9/4, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई आ जाएगा प्लस माइनस 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इनडेफिनेट का यूज़ करना है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला लगा के फिर लिमिट लगा देंगे। इसको बाहर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से कट गया तो ऊपर बचा 2, 3 जा 6 आ गया। 0 से 2 की लिमिट, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा रूट इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। क्या फॉर्मूला होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है, प्लस में c। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 6 बाहर आ गया, फॉर्मूला लगाएं तो a की वैल्यू 2 है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 2 है तो 4/2 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स x/2। लिमिट लग जाएगी 0 से 2 की। अपर लिमिट पुट करें यहाँ पे तो ये 4 माइनस 4 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स 1 बनेगा। क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 π/2। ये है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगानी है। 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, इस 0 को यहाँ रखने पे साइन इनवर्स 0 0 बन जाएगा, तो इसका काम हो गया खत्म। ठीक, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आपका जो आंसर आया है उस आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे करोगे वेरीफाई, एलिप्स से जो बाउंडेड एरिया होता है उसका फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे ना, फॉर ऑब्जेक्टिव पाई ए बी होता है। पाई ए बी, पाई ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो कितना हो गया 6 पाई। यहाँ पे भी आंसर 6 पाई आया। आंसर तो हमें कंफर्म रहेगा ही रहेगा कि क्या आना है, बट यहाँ पे पूरा सोल्व करके बताएंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हम। पाई ए बी कैसे आता है वो भी तो इस प्रोसीजर से ही आता है। तो फाइनल जो आंसर हमारा आएगा उसको हम वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, किस फॉर्मूले की मदद से, पाई ए बी की मदद से। ठीक है, तो इस सवाल को भी पॉसिबिलिटी है कि 3 नंबर में पूछा जाए, हो सकता है 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो सवाल हम डिस्कस करेंगे, तो आपके सिलेबस के अंदर 2 कर्व से बाउंडेड जो है एरिया जो पूछा जाता है वो सवाल हटे हुए हैं। जैसे कि 2 सर्कल, एक पैराबोला, एक सर्कल, 2 सर्कल ले लिए, 2 पैराबोला ले लिए, ऐसे सवाल आपके जो है सिलेबस से हट रखे हैं। तो कौन कौन से सवाल के टाइप बचे? अब 3 टाइप के सवाल बचे हैं। सर्कल के साथ लाइन हो, पैराबोला के साथ लाइन हो, एक ट्राइंगल वाले सवाल होते हैं, और एक शायद कभी कभी हमें मॉडुलस के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मॉडुलस से भी ग्राफ बनता है, उस ग्राफ से बाउंडेड एरिया हमें किसी भी लिमिट पे पूछा जा सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल एंड लाइन से बाउंडेड एरिया। ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है। हमें पूछा एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड लाइन दिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। लिखा होगा इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है, क्योंकि इसको सोल्व करने का बिना इंटीग्रेशन के भी तरीका होता है जो आप ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का ना। सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर ओरिजिन होगा, ये बन गया हमारा सर्कल। ए नहीं होगा ना, एक्स एक्सिस होगा ये। ठीक, इसकी रेडियस कितनी होगी 4, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। ठीक है जी। और लाइन क्या है y इक्वल टू, यहाँ से लिखूँ तो मैं 1/√3x। तो इसकी स्लोप से पता लग सकता है, इसकी स्लोप tan थीटा क्या होगी 1/√3, तो थीटा π/6 हो जाएगा। तो जो लाइन बनेगी वो इस तरह की लाइन बनेगी, जिसका जो एंगल है 45 से कम होगा ना। ठीक है जी,
ये बन गई लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स बाई रूट 3 की इक्वेशन बन गई। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए ना बाउंडेड एरिया इनका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये लाइन हो गया, ये सर्कल हो गया, बाउंडेड एरिया कौन सा होगा इनसे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है अपने को। तो यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि एक्स एक्सिस से बाउंडेड होगा कि वाई एक्सिस से बाउंडेड होगा, है ना। अब देखो जैसे कि ये जो रीजन है, इस यहाँ पे मैं पॉइंट रखूं तो ये लाइन से बाउंडेड है, सर्कल से बाउंडेड है और इस एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। क्योंकि यदि ये एक्स एक्सिस से बाउंडेड नहीं होगा तो फिर तो नीचे का रीजन भी आ जाएगा। वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया इन्होंने ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, तो ये वाला रीजन हो गया, है ना। वैसे थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए यहाँ पे ये भी लिखा हो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए ना, एक्स एक्सिस से बाउंडेड, क्योंकि वाई एक्सिस से तो बाउंडेड हो सकता है। यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो वाई एक्सिस से बाउंडेड वाला ले लो तो ये आ जाएगा एरिया, है ना। या हमें बोल दे कि स्मॉलर पार्ट का एरिया बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्मॉलर जो रीजन बनेगा उसका एरिया। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे दो कर्व है एक तरह से, तो हम दो कर्व का जो बाउंडेड एरिया वो कैसे निकालते हैं, लिमिट के साथ साथ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का फॉर्मूला लगाते हैं या वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो ये एरिया है जो एक तरह से किसका है, लाइन से बाउंडेड है ना, इससे लाइन से बाउंडेड है। अब ये पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें। y इक्वल टू एक्स बाई रूट 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का तो निकाल सकते हैं। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 16, 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 16। इससे ये कट गया 4 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई रूट 12। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12, एक्स की वैल्यू रूट 12 आ जाएगी ना, तो x की वैल्यू आ गई 2 रूट 3। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 2 रूट 3। तो 2 रूट 3 तक तो लाइन चल रही है, देन उसके बाद 2 रूट 3 से लेके 4 तक क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 0 से लेके 2 रूट 3 तक, है ना। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन लिखा है तो सारा सब कुछ इंटीग्रेशन का यूज कर ले हम, है ना। अब लिखेंगे y डॉट डी एक्स, तो y डॉट डी एक्स में y क्या है यहाँ पे, x बाई रूट 3, एक्स बाई रूट 3 इंटू डी एक्स। फिर 2 रूट 3 से लेके 4 तक y डॉट डी एक्स लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 बाई रूट 3 तो आ गया बाहर, x को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट 0 से 2 रूट 3 की लग जाएगी, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर है 16 बाई 2 8 साइन इनवर्स एक्स बाई कितना हो जाएगा 4, लिमिट 0 से नहीं है, 2 रूट 3 से लेके 4 तक की लिमिट लगानी है अपने को, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, ये बाहर आ गया तो 1 बाई 2 रूट 3, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर में 2 रूट 3 रखेंगे तो 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 0 प्लस उधर अपर लिमिट रखें तो ये 0 बन जाएगा, अपर लिमिट में ये 0 बनेगा, 4 बाई 4 1 हो गया तो 8 इंटू पाई बाई 2, 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट देखो 2 रूट 3 यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 रूट 3 यहाँ रखने पे बनेगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 12, 16 माइनस 12 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा प्लस का 8 इंटू 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया
2 से 4 कटा 2 टाइम्स √3/2, √3/2 होता है π/3, तो ये आ गया π/3। ठीक है, ये लिमिट लग गई हमारी। 1/2√3 को इसको मैं आगे सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ, इससे ये कट गया 6 टाइम, तो 6/√3 प्लस ये कितना हो गया 4π माइनस ये कितना हो गया, इससे ये कट गया क्या, तो आ गया 2√3, फिर ये क्या आ जाएगा माइनस का 8π/3। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करें तो √3 ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा, और माइनस का 12 माइनस 8 4π/3 हो जाएगा ना, प्लस का ये 4π में से 8π/3 को माइनस कर दिया, ये हो गया 12/√3 है ना, 12/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 कट गया, तो 4√3 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये बना था 12/√3 है ना, 12/√3 बना था, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3, 3 से कट गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 4√3 प्लस का 4π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो आप, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, हमारा जो आंसर आया ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे करना नहीं है ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, एक सर्कल था जिसमें यहाँ पे सेंटर ओरिजिन है इसका, ये जो एंगल है कितना बनेगा π/6 बनेगा, तो पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है 360 डिग्री के लिए, तो 60 ये कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो उसको, कितने से डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री है ना 12 से डिवाइड कर दें, है ना, θ/360 डिग्री लिखते हैं हम 30/360, तो ये एरिया तो हो गया इस पार्ट का पूरा एरिया हो गया ना, इस पार्ट का एरिया ये पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ पे, और ये एरिया कितना आएगा यहाँ से सोल्व करें तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी ना हमने, यहाँ पे देखो ये माइनस का 2√3, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो 0 बन गया, ओके, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 बन गई, तो यहाँ पे बचा क्या 4π/3 बचा ओनली, क्या बचा 4π/3 स्क्वायर यूनिट्स, 4π/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आंसर, है ना, ये सारी वैल्यू तो आपस में कट ही गई ना, तो ये एरिया चाहिए था, तो π/12 और रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है 4 का स्क्वायर 16, इससे कटा 4 से, तो ये आ गया 4π/3, 4π/3 आंसर आया ना, देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में इस कॉन्सेप्ट का यूज करना हो तो डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, बट यहाँ लिखा है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो आपको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, है ना, आपको सोल्व पूरा करना पड़ेगा, बस आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो बाय ऑब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, ये सवाल भी उसी तरह का है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस मेंशन कर दिया, पिछले सवाल में था नहीं, तो मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया था यहाँ पे ना, यहाँ पे साथ में एक्स एक्सिस भी लिखा था ना, तो जाके बात बनेगी, वाई एक्सिस होगा तो फिर इधर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक, तो इसका डायग्राम बना देता हूँ, लिमिट लिख देता हूँ, उसके बाद तो आप सोल्व कर ही लोगे ना। ये बन गया x² + y² = 32, है ना, तो ये 2√2 हो जाएगा क्या, या 4√2, 4√2 इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, y = x की लाइन कौन सी है, y = x की लाइन ये होगी। अब बाउंडेड जो एरिया है कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, और किससे बाउंडेड चाहिए, y एक्सिस से, तो ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सोल्व कर लो, यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। y = x पे तो क्या आ जाएगा, x² + x² = 32, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, ये भी 4 होगा, तो x 4 है तो y की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 4 है, तो लिमिट लगा दें यहाँ पे, पहले तो 0 से 4 किसकी लिमिट लगी है, ये y की लिमिट लिखी है, तो x.dy लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y.dy, रिक्वायर्ड एरिया ना, लिमिट इस बार मैं y की लगा रहा हूँ। फिर 4 से लेके कहाँ तक है, 4 से लेके 4√2 तक है,
और यहाँ पे भी वैल्यू किसकी लिखनी है अपने को, x की। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √32 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको सोल्व कर लो। सेम वही तरीका होगा, y²/2 और यहाँ पे ये आ जाएगा। √a² माइनस x² का फॉर्मूला लगाना है। तो आंसर होगा वो, उसको वेरीफाई करना होगा जो भी आपका आंसर आया। तो अब वेरीफाई करना है तो क्या करोगे, ये y = x की लाइन है तो ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 45/360 इंटू पाई r²। r² कितना है 32। 45 से कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा क्या। 45 × 2 = 90, 45 8 × 360 हो जाएगा, 8 से कट गया 4। हमारा जो आंसर है वो 4 पाई आना चाहिए इसका। ये हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। कैसे किया हमने क्रॉस वेरीफाई, ये एक तरह से क्या बन रहा है, एक पूरे सर्कल का सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर कितने एंगल पे बन रहा है, 45 एंगल पे। तो θ/360 इंटू पाई r² से आप आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। बात समझ में आ गई क्या अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यूजिंग इंटीग्रेशन प्रूव करना है, कर्व दिस डिवाइड्स द एरिया स्क्वायर बाउंडेड बाय द x = 0, x = 4, y = 4 एंड y = 0 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। चलो जी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम प्रॉपरली बनेगा तभी जाके सवाल सोल्व हो पाएगा हमसे, ठीक है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन प्रूव करना है, y² = 4x का ग्राफ बनाएं तो ये बन जाएगा। x² = 4y का ग्राफ बनाए तो ये बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कौन से पॉइंट पे करेंगे ये इंटरसेक्ट, 4,4 पे करेंगे क्या। x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी ना। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो यहाँ से देख सकते हैं, y² = 4x और x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें, x की वैल्यू लिख दे 2√y। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी, 2√y आएगी ना, यस। अब यहाँ पे एक तो y = 0 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे तो ये y की पावर 4 = ये कितना बन गया, 864y आ गया। एक पावर कट गई तो y³ = 64y आ गया 4। तो ये 4,4 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया इनका यहाँ पे। x = 4 की लाइन होगी और ये y = 4 की लाइन, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है ये, दो कर्व डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x = 0। लो जी x = 0, x = 0 ये है, x = 0, ये x = 0 है, y = 0, वे y = 0 की लाइन है। ये y = 0 की लाइन, ये y = 4, x = 0 यहाँ होगा और x = 4 यहाँ होगा। तो ये स्क्वायर बना यहाँ पे। इस स्क्वायर को इन दोनों से जो बाउंडेड है वो क्या कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया, ये तीनों बराबर होंगे। ये कहना चाह रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो निकाल सकते हैं अलग अलग एरिया। देखो सबसे पहले मैं इनको नाम दे दूं तो OA B, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया मैंने नाम C, फिर यहाँ पे नाम दे दिया D, फिर यहाँ नाम दे दिया E, ठीक है। तो पहले निकालें एरिया, ये वाला एरिया निकालें पिंक वाला। तो एरिया ऑफ रीजन, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, OABCO। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से चलते चलते OABCO वापस वहीं आ गए, तो वहाँ से पता लग जाएगा एरिया ऑफ द रीजन OABCO। ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक गए अपन, 4 तक गए। x की वैल्यू लिए मैंने तो y.dx लिख दो यहाँ पे। 0 से 4 y की वैल्यू कितनी होगी, ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है x² = 4y का है क्या, यस सर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² / 4 इंटू dx। 1/4 बाहर आ गया, x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा। 0 से 4 की लिमिट लग गई, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी,
ये कटा तो आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ रीजन यहां से स्टार्ट करूं तो ओ सी बी, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। ओ ई, पहले ऊपर वाला निकाल लेते हैं जो इजी है ना। ये वाला रीजन निकाले तो ओ ई बी डी ओ, ओ ई बी डी ओ, ये रीजन लिखे तो ये वाला रीजन इधर आ जाएगा। इसमें यदि मैं y की लिमिट लिखूं 0 से 4, y की लिमिट लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x डॉट डी वाई लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बिल्कुल लिखेंगे सर। और x की वैल्यू किससे निकालेंगे हम? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से। तो वो क्या आ जाएगी? 0 से 4 वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 0 से 4 वाई स्क्वायर को करेंगे तो y की पावर 3/3, 0 से 4 की लिमिट, और बाहर क्या है 1/4। लिमिट पुट करेंगे तो 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12, 64/12 कितना आ गया? 16/3 हो गया स्क्वायर यूनिट्स। तो दो रीजन तो आपस में बराबर आ गए ना, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इनकी दोनों की वैल्यू 16/3 आ गई। हमें नेक्स्ट निकालना ये वाला रीजन है ना, ओ सी बी डी ओ, है ना। एरिया ऑफ रीजन ओ सी बी डी ओ, यही है ना, ओ सी बी डी ओ, इसका एरिया निकालना है अपने को, एरिया ऑफ रीजन दिस। तो ये रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना पड़ेगा ना। अपर कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट 0 से 4, अपर कर्व कौन सा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2√x। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व में y की वैल्यू क्या है? इसमें y की वैल्यू क्या है? x² 4। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2 बाहर आ गया। √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लग जाएगी 0 से 4 की, माइनस 1/4 बाहर आ गया। x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, लिमिट लगी 0 से 4 की। ये ऊपर जाके आ जाएगा 4/3 इंटू, अपर लिमिट 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगी। तो ये आ गया, यहाँ पे आ गया 1/12 इंटू 64, 32/3 माइनस 16/3, ये कट गया ना। 32 माइनस 16, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। बताओ हो गया क्या प्रूफ? बाउंडेड जो तीनों पार्ट का जो रीजन था इक्वल पार्ट्स में आया कि नहीं आया? देखो, एरिया ऑफ रीजन दिस, एरिया ऑफ रीजन दिस एंड एरिया ऑफ रीजन दिस, बोथ आर इक्वल। तो लास्ट में लिख दो कि एरिया ऑफ रीजन दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट है जिसमें पैराबोला के साथ एक लाइन दे रखी हो। पैराबोला कोई सा भी हो सकता है, x² इक्वल टू 4y का भी हो सकता है, y² इक्वल टू 4x का भी हो सकता है, एक लाइन दे रखी हो। तो पैराबोला x² इक्वल टू 4y है तो ये अपवर्ड टाइप का बनेगा, x² इक्वल टू 4y का। तो और लाइन ड्रॉ कर देते हैं x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है? x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 1/2 आएगी, y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू -2 आ रही है। तो ये -2,0 पॉइंट ले लिया। स्लोप इसकी क्या है? पॉजिटिव है बट कम है। x को 0 रखने पे क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे? y की 1/2, तो यहाँ ले लिया 1/2। तो ये हमारी एक लाइन होगी। अब इस लाइन और इस पैराबोला से बाउंडेड रीजन तो आपको दिख रहा है क्लियरली, ये वाला रीजन हो जाएगा। अब इस रीजन की बात करें तो इसमें हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व निकालना है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x² इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2।
तो आप y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 2/4, इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 और x प्लस का 1, ये लिमिट ये फैक्टर हो गया ना इसके, माइनस का 2x और प्लस का x। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू निकालनी है, ये -1 होगी और ये वैल्यू 2 होगी। लिमिट पता लग गई तो रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हैं अपन। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, -1 से लेके 2, -1 से लेके 2। अपर कर्व क्या है, लाइन। x की लिमिट लगाइए तो y डॉट डी एक्स लिखेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी x प्लस 2/4। अपर कर्व हो गया ये, माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व में भी y की वैल्यू रखनी है तो वो आ जाएगी x²/4 इनटू में क्या आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, 1/4 तो बाहर आ जाएगा सबसे ना, 1/4 इधर भी है इधर भी है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, 2 का क्या होगा 2x, और यहाँ x² का क्या हो जाएगा x की पावर 3/3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, -1 से 2। ठीक है, लगा देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा 1/4 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो गया 2, प्लस 2 इंटू 2 4, ये अपर लिमिट लिख रहा हूँ ना। यहाँ पे आएगा माइनस का 8/3, ये होगी अपर लिमिट माइनस। लोअर लिमिट में -1 की पावर 2 क्या हो जाएगी 1, तो आ गया 1/2, ये आ जाएगा 1/2। फिर रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, और फिर रखेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस पार्ट को, ये आ गया माइनस का 2, और यहाँ पे -1 पे ये क्या हो जाएगा प्लस का, है ना, -1 की पावर 3 प्लस हो जाएगी ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा ये 1/3। ठीक, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। 1/4 ये है 6 - 8/3, ये आ गया माइनस का 1/2, ये आ गया प्लस का 2, और ये आ गया माइनस का 1/3। -8/3 और -1/3 कितना हो गया, -9/3 हो गया, प्लस माइनस का 3, 6 + 2 8, 8 - 3 कितना हो गया, 8 - 3 5 हो गया, तो 1/4 5 - 1/2 आ गया। ये 1/2 बचा हुआ था, ये 5 बन गया, 6 और 2 8, 8 में से 3 माइनस कर दिए 5 रह गए, ये आ जाएगा यहाँ पे 9/4, तो 9/8 हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ से 9/2 और 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 9/8 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखें, बाकी तो ऐसा कुछ यहाँ पे होगा नहीं पूछने वाला। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन पैराबोला, और एक क्या है, एक तरह से ये कर्व है तो जिसको मैं दो लाइन की तरह भी बोल सकता हूँ कि y = x और y = -x। ये y = x² का ग्राफ बना, और mod x का ग्राफ कैसा बनता है, y = mod x का ग्राफ, y = mod x का ग्राफ ऐसे होता है, ये 1 पे और -1 पे एक को इंटरसेक्ट करती है, तो थोड़ा प्रॉपर ग्राफ बना ले आप। एरिया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाउंडेड एरिया ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पे पॉइंट बी ले लें। जितना एरिया राइट हैंड साइड में होगा क्या उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 2 0 से लेके 1, अपर लिमिट है y = x की लाइन, तो x माइनस y की वैल्यू क्या है x² × dx। कर लो इंडेफिनेट, इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दो। इसी सवाल को पूछने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इनइक्वलिटीज का यूज करके भी पूछते हैं वो। तो इनइक्वलिटीज वाले सवालों में भी डरना नहीं है, वो बस वो ये कहना चाहते हैं कि आप इससे इस कर्व में ये वाला पार्ट लो और दूसरे वाले में ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, x² < 4 एंड y < mod x, ये कहना चाहता है। ये इन दोनों का कंबाइंड जो रीजन आएगा वो हमसे पूछा है। तो देखो ग्राफ तो बना ही रखे हमने, अब इस कर्व को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पॉइंट होगा, जैसे x² = y एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और पैराबोला किसी भी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक अंदर का पार्ट होता है और एक बाहर, इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। अब आप जैसे ये पॉइंट लिया मैंने 1, 0, अब इस पैराबोला के बाहर होगा कि अंदर होगा ये बता देगा। तो यहाँ पे मैं 1, 0 पुट करूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 0 रखी,
तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि हमें जो रीजन लेना है ना, वो पैराबोला के अंदर का लेना है। ठीक है, अंदर का ले लेंगे जी, बाहर वाला तो सेटिस्फाई नहीं करा ना। तो एक पॉइंट ले लो कोई भी, आपका मन करे अंदर लेने का तो अंदर वाला सेटिस्फाई करेगा तो वही आ जाएगा। जो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाए वो रीजन हो जाएगा। पॉइंट लिया सेटिस्फाई नहीं किया तो उसके दूसरे वाला रीजन हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट लिया इस पैराबोला के, बाहर पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई नहीं करा तो अंदर का रीजन हो गया। दूसरा, ये y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ अलग से बना दो और इसमें पूछो कि भाई नीचे का रीजन आएगा कि ऊपर का रीजन आएगा। फिर वही ये पॉइंट ले लो, यहाँ 1,0 पॉइंट ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है 0। तो क्या सेटिस्फाई कर रही है क्या ये बात? यस। तो ये कहना चाहता है कि ये इसके नीचे का रीजन आएगा बस। अब देखो, पैराबोला के तो ऊपर का रीजन, ये पूरा रीजन है ना, और जो मॉडुलस फंक्शन बनाया था या y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू इसके नीचे का, तो उसका कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? यही तो आ रहा है। तो इसी बात को कहने का ये दूसरा तरीका है। तो इनइक्वालिटीज को देख के डरना नहीं है ना। किसी भी कर्व पे इनइक्वालिटी लगी होगी तो वो कर्व किसी भी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। लाइन भी दो पार्ट में डिवाइड करती है, सर्कल भी इंटरनल एक्सटर्नल, पैराबोला भी इंटरनल एक्सटर्नल, एलिप्स भी इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से, एक्सटर्नल ले लो या इंटरनल ले लो। आपने इंटरनल लिया, वो उसको सेटिस्फाई कर गया तो आपको इंटरनल रीजन लेना है। वो सेटिस्फाई नहीं करा तो एक्सटर्नल रीजन लेना है। ठीक है, तो इसका तो कौन सा पार्ट था? इंटरनल रीजन। इसका पार्ट कौन सा था? बाहर नीचे वाला पार्ट था ना। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल तो होता नहीं है, पैराबोला में तो इंटरनल और एक्सटर्नल हम पढ़ते ही हैं। तो इन इक्वलिटीज को देख के बिल्कुल नहीं डरना, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो सवाल इस बार आए उसमें इनइक्वलिटीज जरूर दिखे आपको। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो डरना नहीं है। वो इनइक्वलिटी बस इसीलिए दे रखी है जिससे कि इनको इतनी लैंग्वेज ना लिखनी पड़े कि इस कर्व से बाउंडेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बाउंडेड। ये सारा लफड़ा ना करने के लिए इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, उन सारे पॉइंट एक्स वाई का जो इसको सेटिस्फाई करते हो। तो वो सारे एक्स वाई पॉइंट इसी कर्व में होंगे यहाँ पे, जो इसको सेटिस्फाई करते हो, है ना। मॉडुलस वाले के तो नीचे का और पैराबोला के अंदर का रीजन का कॉमन पार्ट ना, यहाँ पे दोनों इनइक्वलिटीज कंबाइन दिए, तो दिस एंड दिस दोनों एक साथ फॉलो होने चाहिए। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू दिस। मॉडुलस का ग्राफ है तो बहुत इजीली बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। जहां पे भी ये जीरो बनता हो वहां पे कॉर्नर बनता है ना। जैसे मॉड एक्स का ग्राफ का जो वी शेप है, वी शेप जो बनती है, कॉर्नर बनता है, वो एक्स इक्वल टू 0 पे बनता है, क्योंकि मॉड एक्स में जो अंदर एक्स है वो 0 पे 0 हो रहा है। एक्स प्लस 3 किस पे 0 हो रहा है? -3 पे। तो यहाँ -1 -2 और -3 लिखा, तो -3 पे वी शेप बनेगी हमारी, और 0 पे क्या आ जाएगी वैल्यू? इसकी 3 आ जाएगी, है ना। वी शेप यहाँ पे बनेगी और 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब हमें इवेल्युएट करना है एरिया अंडर द कर्व दिस अबोव द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन एक्स इक्वल टू -6। तो -6 तो इधर कहीं होगा, -4 -5 -6। -6 पे भी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी ना। तो -6 से लेके ये -6 की लाइन होगी, और कहां तक चाहिए अपने को? x इक्वल टू 0 तक, अबोव द एक्स एक्सिस। तो रीजन कौन सा हो गया? ये। और किसका यूज करके बताना है? बाय द यूजिंग इंटीग्रेशन। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? यदि इंटीग्रेशन ना बोला हो तब तो इजी काम है, दो ट्राइंगल का एरिया आपको प्लस करना है। इंटीग्रेशन बोल दिया तो क्या दिक्कत है? लिख देंगे -6 से लेके -3 तक, -6 से लेके -3 तक। ये कौन सी लाइन है? ये लाइन तो है x+3 की, और ये लाइन है माइनस का x+3 की लाइन, क्योंकि -3 से पहले तो मोड माइनस के साथ ओपन होगा ना, तो माइनस का x+3 इंटू dx, और -3 से लेके 0 तक x+3 इंटू, इसको कर दो सोल्व। माइनस तो बाहर आ गया, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, 3 को करेंगे तो 3x, -6 से -3, यहाँ पे आ जाएगा x²/2 + 3x, लिमिट लग जाएगी -3 से 0 की। ठीक है, अब यहाँ पे
लिमिट लगा दो और आंसर निकाल दो। जो आंसर आए उसमें स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिख लेना। यहाँ पे बस कैलकुलेशन का पार्ट बचा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस सवाल का क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करोगे, आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका बेस 3 है, इसकी हाइट 3 है, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 3 प्लस इसका बेस भी 3, हाइट भी 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 9/2 आंसर क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ से आंसर 9 आना चाहिए। ये क्रॉस वेरिफिकेशन करने का तरीका है। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल का एरिया ले लिया हमने, है ना। लास्ट टाइप के जो सवाल बचते हैं वो कि हमें 3 लाइंस दे रखी होगी, 3 लाइंस गिवन होगी या 3 पॉइंट गिवन होंगे। 3 पॉइंट का मतलब 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन होंगे तो ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 लाइन दी होगी तो वो लाइन ड्रॉ करने पे एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना। इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे कि मैं लाइन ड्रॉ करूं, ये 2x + y = 4, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत है। y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो 2, 0 पॉइंट। x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हो जाएगी हमारी। थोड़ा लाइन तो प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन होगी हमारी 2x + y = 4 की। अगली लाइन है y को 0 रखा तो x की वैल्यू 2 यहीं से पास कर रही है। x को 0 रखा तो y की वैल्यू -3 है। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन है। ये दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन ये लाइन होगी 3x - 2y = 6। तीसरी लाइन है x - 3y + 5। y को 0 रखा तो x की वैल्यू -5 आ गई, 3, 4, 5 -5, और x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 5/3 होगी, जो 2 से जस्ट छोटी होगी। 2 से छोटी होगी ना 5/3, यस 6/3 2 होता है। तो ये इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म हो गया ना। ये बन गया ट्राइंगल। ठीक, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए अपने को। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले तो ये पॉइंट पता हो जाए अपने को कि ये कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो देखो 1 पे कर रहे हैं क्या, 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 2 आ रही है क्या। देखो इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा x = 1 और y = 2 का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ तक क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया चाहिए अपने को, तो ना अपने को रिक्वायर्ड एरिया ये पूरा का पूरा। बट यहां से देखूं मैं तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक क्या हो रहा है, ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है। अपर माइनस लोअर करूंगा तो ये रीजन मिल जाएगा अपने को। फिर 2 से लेके ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। लाइन है हमारे पास x - 3y + 5 = 0, और ये लाइन है 3x - 2y। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको पहले, तो 3x - 9y + 15 = 0 एंड 3x - 2y - 6 = 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। माइनस का 7y + 21 = 0, तो y की वैल्यू तो आ गई 3। y की वैल्यू 3 लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। 4, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 4 + 5 9, 4, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ये x = 4। तो 2 से लेके 4 में ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको नाम दे दे ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे ABC का
पहले लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से लेके 2 तक। 1 से 2 में y डॉट डी एक्स लिखेंगे तो ये लाइन लेंगे सबसे पहले। ये लाइन कौन सी है, x प्लस 5/3, x प्लस 5/3 अपर करो माइनस, अपर करो माइनस लोअर करो। ये लाइन कौन सी है, y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 4 माइनस 2x। ये हो गया यहाँ तक का एरिया, बस ये यहाँ तक का एरिया हो गया ना, ठीक। प्लस 2 से लेके 4 तक अपर कर्व अभी भी वही है, x प्लस 5/3 है, लोअर कर्व में बदलाव आ गया है। अब ये लाइन हमारी एंटर कर चुकी है और इस लाइन की इक्वेशन जो है उसमें y की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी, 3x माइनस 6/2 आ जाएगी इंटू dx। डायग्राम बना लिया प्रॉपरली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, फिर लिमिट्स के साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन लिख दिया। अब तो इनडेफिनेट इंटीग्रेट करना है अच्छे से और लिमिट लगानी है, कैलकुलेशन का काम है अब। तो देखो लिमिट पहले 1 से 2 है, 1/3 को बाहर ले लिया, 1 से 2 की लिमिट है x प्लस 5 इंटू डी एक्स। फिर है 4 माइनस 2x, 1 से लेके 2, 4 माइनस 2x इंटू डी एक्स प्लस, फिर लिमिट है 2 से 4, लिमिट 2 से 4 के साथ 1/3 है, 2 से 4 x प्लस 5, ठीक। फिर आगे बात करें तो माइनस क्या करना है इसमें से, 2 से 4 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 और बाहर क्या आएगा 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसको इन दोनों को कंबाइन लिख सकता हूं क्या, बताओ, इन दोनों को कंबाइन लिख सकते हैं क्या, 1 से 2, 2 से 4, ग्राफ टूट भी नहीं रहा, कॉन्टिन्यूस है इनका ग्राफ ना, तो लिख सकते हैं अपन 1 से 3, 1 से 2 और 2 से 4 को 2 बार करने की बजाय मैं 1 से 4 डायरेक्ट कर दूं तो क्या आंसर बराबर आएगा क्या, बिल्कुल बराबर आएगा। और यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 से 2 4 माइनस 2x dx को, और माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, माइनस कर देंगे 1/2 4 2 से 4 2 से 4 3x माइनस 6। फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं अब, x²/2 प्लस 5x, 1 से 4 की लिमिट, 4x माइनस x², 1 से 2 की लिमिट, 3x²/2 माइनस 6x, 2 से 4 की लिमिट, 1/3, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 प्लस 5 4 जा 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 5, अपर लिमिट रखेंगे तो 8 माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी 4 माइनस 1 माइनस 1/2, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 80, 16 3 जा 48/2, 24 माइनस 24, ये 24 माइनस 24 आ गया ना। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12/2 6 माइनस 12, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व, 1/3 के साथ है 28 माइनस 3 हो गया, 28 माइनस 5 है ना, ये 28 बन रहा है, ये माइनस का 5 23, 23 में से हाफ माइनस करेंगे तो 22.5 हो जाएगा। 22.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 45/2 लिख सकता हूँ क्या, यस। 8 माइनस 4 4 और ये 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो माइनस का आ गया 1, ये 0 बन गया। 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6, और ये फिर हो गया माइनस माइनस का 3, तो 45/6 माइनस 4 आ गया, 45/6 माइनस 4 कितना हो गया, 45 माइनस 24 कितना हो गया 21/6 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। कैलकुलेशन का थोड़ा सा देख लेना, कहीं हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बाकी करने का तरीका आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, जैसे पिछले सवाल में 3 लाइंस गिवन थी, इस सवाल में अपने को 3 वर्टिसेस गिवन हो सकते हैं। तो वर्टिसेस गिवन होंगे तो पहले वर्टिसेस मार्क कर लेंगे, जैसे 2,
5 दे रखा है अपने को यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया ना। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं डायग्राम ना, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 2 3 4 5 6 7 8, तो 2,5 तो ये रहा, फिर 4,7 ये रहा, 2 3 4 5 ये रहा, और 6,2 ये रहा। इनको ज्वाइन कर दो तो ट्राइंगल तो ये बन गया। ABC नाम दे दिया, A B और C। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ AB निकालना है, इक्वेशन ऑफ BC निकालना है, इक्वेशन ऑफ CA निकालना है। क्योंकि पिछले में इक्वेशन दे रखी थी, हमें यहाँ पे निकालना है, तो इक्वेशन निकाल के फिर सोल्व करना काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आते थे तो भी 6 नंबर में आते थे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी कि ये सवाल 4 नंबर में दिया जाए। इक्वेशन ऑफ AB लिखने के लिए आप क्या करोगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर देंगे स्ट्रेट लाइन में जो हमने पढ़ी है ना। AB में x1 y1 x2 y2 ले ली और इससे लाइन की इक्वेशन निकाल दी, ऐसे इससे निकाल देंगे, ऐसे इससे। तीनों लाइन की इक्वेशन आने के बाद सेम यही प्रोसेस फॉलो हो जाएगी, है ना। तीनों लाइन की इक्वेशन आने के बाद वही प्रोसेस फॉलो हो जाएगी। इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालने अपने को ना, पहले ये एरिया निकालना है, तो इसमें ये अपर और ये माइनस लोअर हो जाएगा, है ना, ये और ये फिर बाद में ये निकालना है। तो यहाँ पे अपर माइनस लोअर, फिर यहाँ पे अपर ये होगा और लोअर ये कर्व हो जाएगा, बस कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 4 या 5 नंबर के सवाल आएँ, तो 4 नंबर के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वेटेज इसका थोड़ा कम है बाकी के रिस्पेक्ट में। तो 4 नंबर का एक सवाल आए तो उसके सारे टाइप मैंने कवर कर लिए। हो सकता है एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का आ जाए, तो उसमें बहुत बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत लेंदी बड़ी कैलकुलेशन वाले सवाल जो 5 और 6 नंबर में पूछे जाते थे वो इस बार नहीं आएंगे, तो आपके लिए खुशखबरी है। कुछ पार्ट आपका रिमूव भी हो चुका है इस चैप्टर से, वो भी आपके लिए खुशखबरी है। तो जितने सवाल मैंने सोल्व करवाए हैं उनको अच्छे से कर लें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।